और मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दी है, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, और स्क्रीन चालू। सर बोल भाई, आपको स्क्रीन दिख रही है? बोल मानस, क्या कह रहा है भाई? हाँ सर। सर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर? जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी पर भेजने को लगेगी वो। सर फर्स्ट ऑर्बिट या फिर मतलब अगर ऐसे लाइमन और बालमन ऐसे कुछ हुआ तो फिर सेकंड से, मतलब वैसे क्या? हाँ वैसे भाई, इंफिनिटी पर भेजना है जहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं है उसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन करिए प्लीज। लाइमन का लास्ट लाइन यस बोल सकते हो। क्वेश्चन है, फाइंड आउट uncertainty in position of proton if it was accelerated to 1/10 of the velocity of light. 1/10 of the velocity of light, and if velocity has 1% error. बताइए सॉल्व करके। सर h/4 के टर्म्स में बोले, उससे भी कैलकुलेट करना है? अबे h/4 मेरे को कैलकुलेशन नहीं चाहिए, फोन नहीं बहाना है बिना मतलब का। मतलब h को फिर भी एक बार को सॉल्व कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पावर्स काटने के लिए, पर 4 पाई पूरा डिवाइड नहीं करके चाहिए मेरे को, कोई सेंस नहीं बनता बेवकूफी का। वो अप्रॉक्स नहीं रहती है, वो लिमिटिंग केस होता है, एक केस, उससे ऊपर कितना भी हो सकता है। कुछ आया? सर प्लीज ये माइक बंद कर दीजिए ना।
चलिए फिर कर लेते हैं। तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और अनसर्टेनिटी कितनी होगी इसके अंदर? dv होगा सर 3 3 × into 10 raised to 8 ना लाइट की। 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना। हाँ हाँ dv इतना होगा तो dv डॉट dx इक्वल्स टू h अपॉन 4πm। तो आपके लिए dx इक्वल्स टू h अपॉन 4πm इंटू dv, ये 3 × 10⁻⁵ ये आंसर है। क्लियर है ये? सर हर बार कैलकुलेशन के वक्त लिमिटिंग केस ही पकड़ना है ना? बिल्कुल लिमिटिंग केस, मास ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं। नहीं तो उससे फायदा क्या होता? आपको वेलोसिटी तो फिर भी चाहिए ना, मास तो बचता ही बचता है। वेलोसिटी भी आ जाती था, मतलब फैक्टर्स बढ़ते ही कम नहीं होते। dt आता, एक नया वेरिएबल जनरेट होता। एक और क्वेश्चन करिए। फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ही कर लो। if uncertainty in momentum and position is same, बताओ। गलत जवाब। नामेश सही है पर गलत जवाब। निलय भी सही है पर गलत जवाब। सर सही है पर गलत जवाब मतलब क्या है? यही तो बात है। वही तो सोचना है तुमको। प्रणव गलत है। सॉल्व करो यार, गलत जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। मानस सही पर गलत जवाब।
गलत 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 गलत। आंसर है सर ये ऐसा है क्योंकि मतलब यही जो क्वेश्चन है वही हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा है कि मैथमेटिकली यू कैन नॉट फाइंड इट। समझो, आपने लिखा डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये दोनों बराबर हैं, तो डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई का रूट। एग्री, ठीक है। अब आपने क्या बोला, डेल्टा पी ये हो जाएगा एम डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई का रूट, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 1/m अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। अब यदि आप इसका सोचोगे ना मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन, तो डेल्टा वी समझना, ये 10⁻⁻31 में है, ये 10⁻⁻34 था, तो ये 10⁻⁻17 के ऑर्डर का आएगा, डिवाइड बाय रूट 4 पाई। ये क्यों, ये कौन से ऑर्डर में चला गया डेल्टा वी, ये चला गया 10⁻14 के ऑर्डर का। भाई मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो हाउ कैन अनसर्टेनिटी बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। समझ में आया, तो ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। आर वी क्लियर? ये चीज क्लियर है? हाँ सर। अब यदि इसके अलावा कोई भी और पार्टिकल होता, मतलब अपने को सिर्फ एक पार्टिकल दे रखा होता ना, तो फिर अपन इसका आंसर ये लिखते, पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन जिनके मास बहुत ही कम है, उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। डेल्टा पी कैन नेवर बी इक्वल टू डेल्टा एक्स। आर वी क्लियर? बाकी कोई पार्टिकल हो, बॉल हो, कुछ भी और हो, तो उनके लिए हो सकता है, जो जिनके भी मास 10⁻⁻20 -17 के ऑर्डर के नहीं है, उन सब के लिए पॉसिबल है। पर जिनके मास 10⁻⁻27 -31 -20 इस ऑर्डर के हैं, फिर ये चीज की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। आर वी क्लियर? सर बोल भाई। सर तो इसका इम्प्लीकेशन ये है क्या करके इलेक्ट्रॉन या फिर ये सब पार्टिकल्स का मोमेंटम अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम और पोजीशन सेम नहीं होता। बिल्कुल। क्वेश्चन। सर हाँ बोल भाई। सर पता चल गया वो आइसोडाइफर्स बहुत अजीब डेफिनेशन है सर। मुबारक वो हो। सर मास नंबर माइनस ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर का सम कांस्टेंट है। हाँ, कैसा लगा पढ़ के वो? समझ में नहीं आया मतलब ऐसा क्यों है, मतलब आइसोटोप्स का तो भी ऐसे मतलब थोड़ा मैचिंग लगता है, लेकिन वो मतलब उसमें कुछ उससे क्या एनालाइज करेंगे समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, जब वक्त आएगा तब, मतलब वक्त क्या आएगा, अभी थोड़ी देर के बाद ही बात कर लेंगे। फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग wavelength of photoelectron if the photoelectron
is emitted from a surface of phi 0.6 electron volt on which light of 310 nanometer strikes. The uncertainty in finding position is equal to wavelength of is equal to wavelength of इलेक्ट्रॉन. सॉल्व करके बताइए. सर वो फाइंडिंग के बाद क्या लिखा है? फाइंडिंग पोजीशन हेलो बोल ना.
सर बोलो भाई, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बात कर रहा है? हाँ सर अभी आ गई सर आ गई। नहीं जम रहा, सोच तो सही, थोड़ा दिमाग तो चला। जितना अपन लोग कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। अंडरस्टैंड की भाई शेयर आएगा या नहीं आएगा वो तो एक अलग बात है, पर अपन तो ये कर सकते हैं ना कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप शेयर ऑफ द बे। उस चीज को यार, उसी चीज के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि अभी यार देख, ये तो किसी के हाथ में है नहीं ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई इवेंचुअली वो तो हाथ में है ही नहीं कि कैसे क्या चीज चलेगी, और जो चीज अपने हाथ में नहीं है उस चीज के लिए बहुत ज्यादा
हेलो, नहीं बना, नहीं बना। अब इधर देखो भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला डिराइव किया था। इसमें अपन ने कहा था कि डी लैम्डा डॉट डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। वो ये कह रहा है कि वेवलेंथ के अंदर जो अनसर्टेनिटी है ना, वो फाइंड आउट करो, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो उस सरफेस से एमिट हुआ है, इसका वर्क फंक्शन 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो लाइट है, जिस लाइट से आपने उसको स्ट्राइक करवाया है, वो 310 नैनोमीटर है। तो बेसिकली ये एक रिलेशन है। अरे रुक जा, अभी इन्फिनिटी बाद में निकालेंगे। ये रिलेशन आ जाएगा। ये रिलेशन अपन ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, dx इक्वल्स टू लैम्डा। जो भी अपन ने लिखा है कि अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग पोजीशन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो ये हो जाएगा डी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई। अब पॉइंट है कि भाई लैम्डा कैसे निकलेगा। तो लैम्डा निकालने के लिए आपको क्या मालूम था भाई, फोटो मैटर वेव की लैम्डा निकलेगी। तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइड बाय रूट वी, ये काइनेटिक एनर्जी में है। अब आपने जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन जो है वो 0.6 है, मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइड बाय रूट 3.4। तो अब जो आपके पास डी लैम्डा आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.27 डिवाइड बाय रूट 3.4 इंटू 4 पाई। ये आंसर है। आर वी क्लियर? यस सर। भाई आपको इसमें कुछ और नहीं करना, आपको सिर्फ ये चीज रियलाइज करनी है कि इवेंचुअली आप यही एक फॉर्मूला है, इसको यूज कर सकते हो डी लैम्डा के लिए। और हमने बस थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट घुसा दिया, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, पर डेटा मैंने आसान दिया है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आर वी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी खत्म हो जाता है। अब अगला मॉडल है श्रोडिंगर वेव मॉडल। श्रोडिंगर वेव मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, या मैं इस मॉडल में आप लोग हो कि भाग गए? है सर। यार आवाज नहीं आती, मेरे को लगा कि सब लोग भाग गए। देखो, अब इस मॉडल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल भी है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव भी है। तो कोई भी एक मॉडल, चाहे वो पार्टिकल का हो चाहे वो वेव का हो, वो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। वो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बोल सकता। दूसरी बात, उसने कहा कि भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो आप किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते। सर पॉइंट ये है, हाँ बोलना। सर वो बोर्स मॉडल फिर तो रॉन्ग है ना, क्योंकि मतलब वो तो सब इलेक्ट्रॉन का सब कुछ बता देता है हमें, हाइजेनबर्ग का अपोजिट। बिल्कुल बिल्कुल है, वो बोर्स मॉडल रॉन्ग मॉडल है, पर उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्कस प्रॉपरली किया है, इसीलिए वो सिग्निफिकेंट है। बाकी उसमें दुनिया भर की बीमारियां हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें वो नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जम के बीमारियां हैं उसके अंदर।
पर क्योंकि वो एक चीज सही एक्सप्लेन करता है और वो चीज काफी सिग्निफिकेंट थी उस एरा के लिए, इसीलिए वो जरूरी है। ठीक है, तो अब ये बोले कि भाई एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन पर भी कमेंट नहीं हो सकता है, तो वो इस मॉडल के अंदर वो बोलते हैं कि हम लोग केवल प्रोबेबिलिटी बताएंगे, नहीं ओवरऑल कंक्लूजन कभी कुछ नहीं होता। थ्योरी इसके अंदर ये चीज काम की होती है कि आप कभी कुछ कंक्लूसिव नहीं बोल सकते हो। हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसी बातें होती हैं, पर आप इसके बारे में आप उसके बारे में कोई कंक्लूसिव नहीं बोल सकते एविडेंस। तो उसने कहा कि हम प्रोबेबिलिटी की बातें करेंगे और हम लोग जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जोन है उस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जोन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि नहीं है, अपने को नहीं पता है और नहीं है। मतलब केवल एक ही चीज हो सकती है कि यदि अपन पूरा यूनिवर्स को टारगेट कर लें तो इलेक्ट्रॉन पक्का मिल जाएगा, बाकी अपने को नहीं पता कि कौन सी चीज कहां पर है। मतलब यदि आपसे बोले कि देयर इज समथिंग, लेट्स से आप सिद्धार्थ सिटी को ढूंढ रहे हैं, इमेजिन करिए सिद्धार्थ सिटी कहाँ पे अवेलेबल है, बताइए सर आपके हिसाब से। मालाबार डायमंड के पास। बताओ कहाँ पर अवेलेबल है सिद्धार्थ सिटी अभी? जहाँ पे आप वो सर टाइम पे मालाबार रहेंगे। डायमंड की बाजू की बिल्डिंग में। आपका घर सर घर नहीं, पर। तो वो तो केवल प्रोबेबिलिटी हुई ना, हो सकता है सर कि आप मैं तीन कार में जगह वाईफाई मैं कार में घूम रहा हूँ और किसी होटल में बैठा हूँ, घर में हुई नहीं। मैं कहीं और पेड़ के नीचे बैठा हूँ, घर में नहीं हूँ, छत पर हूँ। एग्जैक्टली केवल एक चीज सही है नमिश, अर्थ पर हूँ, ये बात तय है। तो आपको यदि केवल एक रीजन बताना है कि कहा मैं 100% तो पृथ्वी पर हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, इस बात के प्रूफ इस बात के हमारे पास प्रमाण है क्योंकि आप मेरे को सुन पा रहे हो। हम लोग अभी भी बिटवीन टू डाई मतलब वो वाली बात नहीं कर पाते हो। हाँ यूनिवर्स भी बोल दो, पर यूनिवर्स तो बहुत ही बड़ा, मतलब यूनिवर्स छोटा हो जाएगा अर्थ। बाकी आप ये भी नहीं सकते मैं इंडिया में हूँ कि जापान में हूँ या चाइना में हूँ। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पे कमेंट तब तक नहीं कर सकते अब तक अपन ने कोई चीज देखी नहीं है, और यदि नहीं देखी है तो फिर अपन केवल एक चीज की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी। यस, probability of finding me at this point is maximum at my place, but it is maximum, it is not absolute. तो श्रोडिंगर वेव मॉडल उसी के बारे में बात करता है, और उसने इस चीज के लिए उसने फिर बोलना चालू किया कि भाई एक चीज होती है जो होती है साई, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की ऊपर ही सारी की सारी बात होती है। अब एक कौन है, तो साई, हाँ ये साई एमओटी वाला नहीं है, साई हर जगह वाला साई यही है। हाँ बिल्कुल ये वही साई, ये फाई नहीं है, मैं वो तूने फाई लिखा है, ये साई है, ये वही साई है जो हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो इस वेव के हिसाब से मतलब उसने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पॉइंट न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसी वेव जनरेट करते हैं। इस वेव में ये जो रीजन्स होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा बार मिल सकता है। यदि मतलब ये वाई साई के टर्म से बात करें, और ये वाले पॉइंट्स होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। मतलब ये मैं भी रिफाइन नहीं, केवल केवल टाइम पास टाइप्स बता रहा हूँ। अभी रिफाइन में पूरा मॉडल धीरे धीरे करे करता जाऊंगा, अभी केवल आइडिया बता रहा हूँ। ये है साई वर्सेस आर, क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए फिर उसने उसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी, और डिफरेंशियल इक्वेशन में उसने क्या बोला
उसने बोला डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ साई in Schrödinger wave model। in Schrödinger wave model, ठीक है। हम लोग चाहें तो हम इस इक्वेशन को डिराइव भी कर सकते हैं। करूं क्या डिराइव? याद करके काम चला लोगे? सर कीजिए ना। कर दो सर डिराइव। कर देते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। देखो हम लोग ये लेके चलते हैं कि जो वेव है वो साइन फंक्शन है, तो ये बोलते हैं कि साई इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाय लैम 2 पाई अरे अपन बात करते जाएंगे धीरे धीरे ना, तो एक बार पेशेंस रखनी पड़ेगी अपने को थोड़ी सी। एक वेव ऐसी होती है, ठीक है, a sin 2 पाई x बाय लैम्डा। ये जो वेव होती है ये वेव पोजीशंस के ऊपर डिफाइन किया है। देखिए वेव लिखने के दो तरीके होते हैं, एक हो सकता है a sin ओमेगा t, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बताती है, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए बात होती है 2 पाई x बाय लैम्डा। तो अब और ये जो x है ये x एक्सिस में भी है, ये y में भी है, ये z में भी है। तो हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली d साई बाय dx, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a। भाई साहब डिफरेंशिएशन बताओ इसका। अभी मैं सुनो, एक चीज समझिएगा, ये वेव तीनों एक्सिस के ऊपर है, मैं केवल इसको एक बिल्कुल a इज एम्पलीट्यूड, मैं अभी इसको केवल एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। एक बार आप लोगों का पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ हुआ है क्या, है फिर कुछ भी नहीं हुआ है? एक बार हेल्प कर दो प्लीज। सर हो गया है पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ हो गया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर ठीक। कहाँ हुआ है? फिजिक्स में हुआ है कि मैथ्स में हुआ है? फिजिक्स में। ग्रेट। तो यदि कोई एक चीज तीनों एक्सिस के अंदर वेरिएबल हो, जैसे ये एक्स वाई और जेड, ये तीनों थोड़ा थोड़ा ही जरूरत होता है, बाकी जो सिलेबस में नहीं है, ज्यादा करेगा क्या? तो यदि कोई एक फंक्शन x तीनों एक्सिस के ऊपर वेरिएबल हो, तो आप उसको एक एक्सिस का एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते, आपको उसको तीनों एक्सिस के ऊपर पार्शियल डिफरेंशिएट करना होता है। और अपन अभी एक एक्सिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर उसको अपन सिमिलरली तीनों में कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यदि आप साई को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्लीज बताएंगे एक बार? cos 2 पाई ग्रेट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लैम्डा डॉट x डॉट 2 पाई लैम्डा। क्या अपन को ऐसा लिखना चाहिए इसको? सर बोलो। सर वो 2 पाई बाहर आएगा ना, कॉस के अंदर नहीं रहेगा। लैम्डा कांस्टेंट है। एक सेकंड एक मिनट रुको, मुझे ये बताओ कि कुछ अलग बोलना चाह रहे हो कि इसका डिफरेंशिएशन कुछ और आएगा? हाँ वो 2 पाई बाय लैम्डा एक बाहर आएगा। हाँ तो आगे नहीं बाहर नहीं आएगा बाहर मतलब सर, कॉस के कॉस बाहर का आएगा। फंक्शन है ना। अरे वो कॉस का फंक्शन है, बाहर कैसे आएगा? अरे अबे तो आगे कॉस का फंक्शन मतलब
जो ब्रैकेट्स है ना वो एक 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स पे लगेंगे और 2 पाई बाय लैम्डा बाहर ए के पहले आएगा। हाँ सर, चेन रूल लगा के 2 पाई बाय लैम्डा बाहर आएगा, पर सर अरे मैंने तो बाहर निकाल तो लिया। अरे नहीं, अरे आपने सर कॉस के आगे लिखा है, कॉस के आगे लिखा मतलब सारा एक ही इसमें रहेगा। ये ले, अभी ठीक है। नहीं ले, हाँ हाँ अभी ठीक। अभी ठीक है। अब यदि मैं इसका वापस से डिफरेंशिएशन कर दूं, तो वापस से डिफरेंशिएट करने पर डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा डॉट, अब वापस से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा माइनस ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा डॉट एक्स। क्या ये डिफरेंशिएशन बनेगा इसका? हेलो, ये माइनस मल्टीपल वाला माइनस है ना, मतलब ये माइनस हाँ अब पूरा सर। का पूरा आगे पे, ये माइनस वाला नहीं है, मल्टीपल वाला है, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डॉट ए साइन 2 पाई लैम्डा डॉट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब यदि इसको सिमिलरली तीनों एक्सिस में कर लें, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा लिख सकता हूं मैं इसको। है ना? और ये किसके बराबर है? ये साई के बराबर है। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखिए जरा, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, बोल मानस। सर एक मिनट पीछे वाला बताओ ना। सर एक्स माइनस कैसे 4 होगा उधर, पाई, मतलब साइन 2 लैम्डा 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स कैसे होगा? बोलो क्या दिक्कत है? सर वो एक्स साइन वाई क्या जेड है? 3 वेरिएबल रहेंगे ना, तो साइन में ऐड अप हो जाएगा। नहीं होएगा, तुम वही तो नहीं समझ रहे हो, इसीलिए तो पूछा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है कि नहीं किया है। ऐड अप नहीं कर रहा हूं मैं तीनों को, समझो। ये मैंने अभी जो डिफरेंशिएट किया, मैंने ये मान के किया कि ये केवल एक्स एक्स जो है, ये एक्स एक्स का वेरिएबल है, जबकि ये एक्स एक्स वाई और जेड तीनों का वेरिएबल है, तीनों के अंदर पार्शियली डिफरेंशिएट करेगा। तो यदि ये चीज जब बनेगी, तो जब आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे होगा कि डेल एक्स बाय एक्स प्लस डेल साई बाय डेल वाई प्लस डेल साई बाय डेल जेड इक्वल्स टू ए डी बाय डी एक्स बाय जेड ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, वेयर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एवरीथिंग। समझा? तो आपने क्या किया, केवल एक फ्रेम में रख के उसको डिफरेंशिएट करके तीनों के अंदर उसको सिमिलरली करके कर लिया और उसका नेट रिजल्ट लिख दिया। बात समझी? मतलब सर जब आप पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे एक्स के साथ, तो आप ये मानकर चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन हमें एक्स एक्सिस में ही ढूंढना है। एग्जैक्टली भाई, ये तभी तो आप कर सकते हो। जब मैंने इसको सिर्फ एक्स के लिए लिखा, समझो, जब मैंने इसको बोला कि एक, वैसे आइडियली ये एक्स वाई जेड तीनों में वेरिएबल है, अपने को पता नहीं है कि हम कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ढूंढ पाएंगे, वेव किस डायरेक्शन में बनेगी, तो हमने कहा कि भाई हमने इसको पहले पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हमने पार्शियल, वैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई भी होगा, वैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड भी होगा, फिर हमने एक्स स्क्वायर के लिए किया, तो ये जब वापस डबल डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। और ये जो इक्वेशन है, ये डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, वैसे ही वाई के लिए भी होगी, वैसे ही जेड के लिए भी होगी, और जो नेट रिजल्ट होगा वो टोटल डिफरेंशिएशन होगा, ये वाला, ये टोटल डिफरेंशिएशन ही तो लिखा है। सर समझा सर। नीलय मानस,
नमेश हाँ सर, समझ गया। हाँ सर। हाँ सर। आगे तो ये बन जाएगा। अब जरा लैम्डा के ऊपर बात करते हैं। लैम्डा किसके बराबर होता है? h बाय mv के बराबर होता है, या लैम्डा किसके बराबर होता है? √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर होगा? लैम्डा स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर बाय 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर बाय 2m के ई साई। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी साई। ऐसा लिख सकते हो भाई? क्या ये वाला रिलेशन आ जाएगा? और इस रिलेशन को यदि इधर लिया होगे तो ये डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी साई इक्वल टू 0। ये बन जाएगा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये भी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। सर बोल भाई। वो a sin 2π/λ को आपने साई लिखा है क्या फिर से? हाँ बिल्कुल, इस चीज को अपन ने साई लिखा है बाद में। ये साई यहीं से चालू हुआ था ना, ये रहा साई। ये बन सर गया। इसको अब इंटीग्रेट करा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, अभी मैं इंटीग्रेशन के मूड में नहीं हूँ। अभी मैं जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को पहुंचना चाह रहा हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को यहाँ पे E से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लोगे इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0, जो श्रोडिंगर का डिफरेंशियल फॉर्म है। आर वी क्लियर? आर सर वी अगर क्लियर? सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? देख, सॉल्व करने की बात ही नहीं है, वो सॉल्व करने के लिए आपको बोल ही नहीं रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि आप इसको सॉल्व करोगे, वो आपको ये कह रहा है कि भाई ये क्वेश्चन फॉर्म है, फिर इसका सोल्यूशन तो जो बने, मतलब इसके सोल्यूशन से अपने को बहुत कुछ मिलता है, वो एक अलग बात है। वो बहुत कुछ मिलेगा, वो n भी देगा, वो l भी देगा, वो m भी देगा, वो मैक्सिमास भी देगा, वो मिनिमास भी देगा, वो बहुत कुछ देगा वेव इक्वेशन। तो फिर सॉल्व करने पे आप किस फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर एक बार सारे हाँ, स्लाइड दिखाओ ना। एक मिनट में एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखो प्लीज एक बार को ना मेरे को थोड़ी सी बातें और बोल लेने दो, फिर मैं आपको वापस से पूरी स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, मेरे को इश्यू नहीं है। और मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, मेरे को इतना पढ़ाऊंगा तो भी चलेगा। ये समझो, ये यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है वेव नेचर को लेकर। ये यहाँ तक वेव नेचर है। जैसे ही अपन काइनेटिक एनर्जी पे एंटर किए, ये पार्टिकल नेचर के लिए बात होने लग गई, क्योंकि अब
आप काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में बात करते हो, तो यहाँ तक ऊपर तक, यहाँ तक जो ऊपर है ये सिर्फ वेव नेचर है, इसके बाद पार्टिकल नेचर भी आ गया, और ये जो आखिरी की इक्वेशन आई इसमें वेव नेचर और ये पार्टिकल नेचर दोनों है, इसीलिए इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, या डुअल नेचर ऑफ मैटर के साथ कौन कौन करंट बोलते हैं कि दोनों को फॉलो कर रहा है। आर वी क्लियर? ये आपके सामने स्लाइड्स है, प्लीज देख लीजिए। सर बोलो। सर ये इक्वेशन जो है वो सिर्फ एक एक्स एक्सिस, एक्स और वाई प्लेन में फाइंड आउट करने के लिए है ना? नहीं, ये इक्वेशन तीनों एक्सिस को बताने के लिए है, पर अपन इसको एक डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अपने लिए वही आसान है। तीनों में डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत जो मैथ्स है वो फिर कॉम्प्लिकेट होती है। तो अपन ने कहा कि अपन ने एक एक्सिस में सॉल्व की, फिर सिमिलरली अपन ने अज्यूम कर लिया कि सेम रिजल्ट तीनों एक्सिस में आएगा, क्योंकि यदि वो साइन वेव है तो तीनों एक्सिस में एक्स वाई जेड तीनों में साइन वेव है। ठीक है। सर बोलो। सर उस स्टार्टिंग में आपने जो जब स्टार्ट किया था टॉपिक श्रोडिंगर वेव मॉडल, तब मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उतना एक बार बता दो क्या बोला था आपने? नहीं, हमने ये डिस्कस किया था सिर्फ कि ये मॉडल है जिसके अंदर डुअल नेचर ऑफ मैटर, दोनों डुअल नेचर ऑफ मैटर यूज कर रहा है। क्वांटम मतलब वेव की बात हो रही है, मतलब क्वांटम मतलब वेव और पार्टिकल दोनों की बात हो रही है। तो हमने बस ये बोला है कि अब हम लोग इस चीज के ऊपर 100% टाइप्स कमेंट नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है। हम लोग केवल ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, और जो मैक्स प्रोबेबिलिटी का जोन होगा वो अपन डिफाइन कर देंगे, बस इसके अलावा अपन ने कोई बात नहीं की है। ओके सर। ये क्लियर है आप सबको? सर बोलो। सर जो आपने एकदम स्टार्टिंग में फिगर बनाया है वो एग्जैक्टली ग्राफ है क्या कि इस पर्टिकुलर साई और रेडियस के कंजंक्शन पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है? नहीं, अभी ये प्रोबेबिलिटी मैंने डिस्कस नहीं की, मैंने केवल वेव बताने की कोशिश की, बाकी अभी आता जाएगा धीरे धीरे करके। नहीं सर, एकदम स्टार्टिंग में आपने जो ग्राफ बनाया था आर वर्सेस साई का। हाँ, तो ये जो ग्राफ स्क्रीन पर है वही ग्राफ की बात कर रहे हो, पर ये वाला ग्राफ जो है ये आएगा, मतलब अभी और चीजें आएंगी, अभी मैंने चालू भी नहीं किया एक तरह से टॉपिक। अभी तो मैं केवल इंट्रो दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, अभी मैंने टॉपिक ईमानदारी से चालू भी नहीं किया है। मानस मैंने पढ़ लिया मेरे भाई, मैं बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ यदि कोई चीज मेरे को पढ़नी होती है तो। डिस्कशन शेड्यूल भेजना है मुझे, मानस ने ऐसा बोला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉड्यूल भेजना है मुझे। यार एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉड्यूल का मैंने प्रिंट आउट क्यों नहीं बोलता हूँ अभी। और डिस्कशन का शेड्यूल बोला, और केवीआई के लेक्चर भी। भाई केवीआई के लेक्चर आ जाएंगे यार, टेंशन मत लो। मैं आज फ्री हो गया हूँ बाकी सब लेक्चर से, तो अब केवल एक ही लेक्चर रिकॉर्ड करना है, वही केवीआई के। मतलब आज शाम को फ्री हो जाऊंगा 7:30 बजे के बाद। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। सर सैटरडे को खत्म Yes, एटॉमिक sir. स्ट्रक्चर? मोस्टली यस। नहीं, आज शाम को 7:30 बजे रहता है। हाँ, ये चीज क्लियर है आपको? अब आगे बढ़ जाएं। अब जो कोई साई होती है ये किसी एक फॉर्मेट में होता है, मतलब जरा बात करते हैं। हमारे पास जो साई होती है
ये साई का एक फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट होता है साई जब डिफाइन की जाती है तो ये डिफाइन किया जाता है आर, थीटा और फाई, और ये होगा आर आर डॉट थीटा या एंगुलर पार्ट थीटा एंड फाई के टर्म्स में, ये होता है रेडियल पार्ट, और ये होता है सर एंगुलर स्क्रीन पार्ट। फ्रीज हो गई। नहीं सर चालू है। चालू है ना यार? चालू है सर। हाँ। तो जो भी कोई वेव होती है ना, इस वेव के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है ये रेडियल पार्ट और एक होता है ये सर अब फ्रीज हो एंगुलर। ऐसे मत करो यार, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में थोड़ा सा गाना गा लेने दो, ठीक है। और इसी चीज को अपन ऐसा भी लिखते हैं कि भाई साई एन एल एम, जो साई का रिजल्ट होते हैं आर थीटा एंड फाई इक्वल्स टू रेडियल आर एन एल, ये रेडियल फंक्शन के लिए होता है, रेडियल फंक्शन से एन और एल निकलते हैं, एन थीटा एल एम फाई एम, ये डिस्कस होता है। ये दोनों एंगुलर पार्ट को बताते हैं। कोई बात नहीं। तो ये वाला पार्ट बताएगा कि इलेक्ट्रॉन एट ए जो वेव एट ए डिस्टेंस है, और ये बताएगा वेव एट एन एंगल, ये दोनों चीजें होती हैं। और ये डिस्कस करता है जब हम लोग साई को डिफाइन कर लेते हैं ना, मतलब सर बोल भाई। सर एक बार सर, पहले सर। का वापस बताओ ना, डिस्कनेक्ट हो हाँ गया सर, था। समझा नहीं है सर। सर वो टर्म समझ फिर रहा से लिखो ना सर, समझा नहीं। ये वाला टर्म नहीं समझा, आखिरी वाला। सर वो नहीं। इक्वेशन के बाद का एक बार शॉर्ट सर, डाउन करो ना सर। वो थीटा इक्वेशन नहीं समझ रही। ये वाली इक्वेशन नहीं समझ रही? सर जो आपने नई वाली लिखी है आर थीटा फाई वाला। हाँ वो वाली। देखो, एक वेव के दो कंपोनेंट होते हैं, जो वेव फंक्शन है इसके दो कंपोनेंट है, एक है रेडियल कंपोनेंट, एक है एंगुलर कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट बताएगा कि कितने डिग्री पर है, मतलब कितनी दूरी पर है, और एंगुलर कंपोनेंट बताएगा कितने एंगल पर है, और ये डिस्कस होता है जेड एक्सिस से। तो बेसिकली आपको यदि पोलर कोऑर्डिनेट्स में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को डिस्कस करना है, मान लो ये है, आपने कहा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं पर है, ये न्यूक्लियस है, तो आपको क्या करना होगा ना, दो चीजें बतानी होगी। एक तो बताना होगा कि कितना डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस बताना होगा आर, और ये आर जो होगा ये तीनों एक्सिस के लिए एप्लीकेबल होगा, फिर ये होगा रेडियल कंपोनेंट। और ये एक और चीज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, और वो होगी एंगल, कि कितने एंगल पर है। तो एंगल पे आपने क्या डिफाइन किया, एक डिफाइन कर दिया ये थीटा, और एक डिफाइन आपने ये कर दिया फाई। समझा? तो ये जो पार्ट है, जो थीटा थीटा और बोलना सर यहाँ पे सर 5 थीटा वो उल्टा रहता है ना, मतलब, थीटा नीचे रहता है ना सर, एक्स एक्सिस के साथ रहता है थीटा। अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैंने कौन सा मार्क किया, कौन सा एक्सेस कौन सा है, मैं तो केवल सर वो बताने स्लोप की के कोशिश हिसाब से बोल रहा। सर वो मैं सिर्फ तो कोई भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग थीटा जो रहता है वो एक्स एक्सिस से लिया रहता है। अरे तू समझ ही नहीं रहा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं केवल थीटा और फाई डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। ये ले, तेरे को थीटा यहाँ चाहिए, थीटा यहाँ रख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये ले, मेरे को ऐसे कोई समस्या नहीं है। सर फाई क्या ये बता रहा है? हाँ बता रहा हूँ ना, हमारा देखो
मैंने कहा मेरे पास ये रेफरेंस एक्सिस है z, तो मैंने क्या किया, एक एंगल तो यहाँ डिफाइन किया थीटा, और एक एंगल मैंने z एक्सिस से, मतलब z एक्सिस से डिफाइन किया और उसको मैंने बोल दिया फाई। ये मैं पहले फाई, तो एक एंगल मैंने x से डिफाइन किया, एक मैंने z से डिफाइन कर दिया, y से डिफाइन कर दिया, तो ऐसे दो एंगल डिफाइन कर दिए। तो मैंने ये भी बता दी कि पोजीशन क्या है इलेक्ट्रॉन की, और मैंने ये भी बता दिया कि वो कितने एंगल पर है। आर वी क्लियर? तो ऐसे ही साई के दो कंपोनेंट हुआ, एक हुआ रेडियल फंक्शन जो डिस्टेंस बता रहा है, और एक हुआ एंगुलर फंक्शन जो एंगल बता रहा है। जो एंगल दो एंगल बताता है, एक बताता है थीटा, एक बताता है फाई, और ये दो एक्सिस से होते हैं, और अपन ने रेफरेंस एक्सिस जेड ली होती है। पर यदि आपको नहीं पता है कि रेफरेंस एक्सिस जेड लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए दो एंगल हैं मैथमेटिकली, which may be from x, which may be from y, which may be from z, doesn't matter. Are we clear? Are we clear? सर यस सर। सर वो सर बोलो पिछले सर, बोलो सर बोलो। वो पिछले पेज के जो फॉर्मूला भी वो एक बार फिर से लिख के दिखाओ। अरे वो कुछ नहीं लिखा है, देख साई इज, ये रेडियल फंक्शन, ये एंगुलर फंक्शन, दोनों थीटा और फाई, ये रेडियल फंक्शन, ये एंगुलर फंक्शन, और कुछ नहीं लिखा है मैंने। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर उनको लग रहा है कि वो हाँ, फॉर्मूला कोई इक्वेशन है वो। हाँ अरे नहीं सर वो वो फॉर्मूला नहीं, वो ब्रैकेट में वेव। थीटा लिख के रखते हैं। अबे चुप, ब्रैकेट में नहीं लिखा है, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि एनएलएम सबस्क्रिप्ट में ही है। ये सर एनएलएम सबस्क्रिप्ट में क्या है? लिखे हुए हैं सर। एनएलएम अरे प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर, नंबर्स। अजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके हाँ सर वो आर एन एल के बाद में वो छोटा सा क्या लिखा है ब्रैकेट में? सर ये है, ऐसे लिखा है वो, बस कि भाई जो साई है ये एनएलएम को डिस्कस कर रहा है, ये डिस्टेंस और एंगुलर फंक्शन दोनों को लेके लिखा है। जो रेडियल फंक्शन है वो एन और एल को डिस्कस कर रहा है, और वो डिस्टेंस की टर्म्स में लिखा है। थीटा जो है और फाई जो है, ये आपको ऑर्बिटल कौन सा है ये बताएंगे। अब बताओ, वेटिंग। सर साई मतलब प्रोबेबिलिटी साई है क्या? नहीं, प्रोबेबिलिटी साई नहीं है, ये वेव है साई। प्रोबेबिलिटी तो आगे आएगी, ये वेव है बस, और कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी आगे आएगी, मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई ही नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैंने वो पढ़ाया ही नहीं है जो आप जानना चाह रहे हो। मैं अभी आगे कल बताऊंगा उस चीज को, पहले ये तो समझो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सर मतलब वो साई उस वेव की वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब डिफाइन कर सकता है इलेक्ट्रॉन वेव की। साई बेसिक, हाँ अब यहाँ पर ये चीज सही बोली तूने, सही पूछी है। ये साई यहाँ पे एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेगा, एम्पलीट्यूड फंक्शन होगा। सर पर साई की कोई फिजिकल कुछ रहता ही नहीं ना। नहीं, वेव का बस वेव इक्वेशन रहता है, बाकी जो रहेगा वो अपन कल बात करेंगे। मुझे सिर्फ यहाँ तक पढ़ाने की इच्छा थी, वो मैंने पढ़ा दिया। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर मॉड्यूल में भी ऐसे और मतलब मॉड्यूल में भी बहुत टफ क्वेश्चंस है एटॉमिक स्ट्रक्चर के। यार देख, टफ क्वेश्चन तेरे को अभी तक गैसियस और मोल का मॉड्यूल सॉल्व करके ये पता लगा कि नहीं लगा कि क्वेश्चन तो टफ ही होंगे मॉड्यूल में। हाँ सर मतलब एन अवस्थी से तो बहुत टफ है। हाँ तो बस उसमें मिलेंगे यार। सर ये वाली डिस्कशन 11th के लगा टॉपिक दो बड़ी ना इज्जत से, क्या हुआ? सर, डिस्कशन लगा दो ना। लगाऊंगा यार, डिस्कशन भी लगाऊंगा, लगाऊंगा। सर आज आज आ जाए ना फिर।
2 से 4। हाँ बिल्कुल आप आ सकते हैं। मैं 2 से 4 तक अवेलेबल रहूंगा इंस्टीट्यूट में। आप मुझे वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं।